हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 के अलावा अन्य सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन नाटो का नया सदस्य बना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, तो व्याख्या को आप लोग जरूर देखिएगा। यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांस अटलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इस बात की घोषणा की है। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। उल्फ क्रिस्टरसन है स्वीडन के प्रधानमंत्री। नाटो के बारे में बात करें तो नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है ये। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य देश कितने हैं इसमें? तो आपका वर्तमान में 32 है। 32वां कौन सा देश बना है? तो आपका स्वीडन बना है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। 31वां सदस्य कौन सा देश था? तो आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो है आपका 31वां था, और 32वां कौन सा बना है? तो स्वीडन बना है। ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है आरबीआई ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया यानी बीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें हम आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए यानी अमेरिका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया। ध्यान रखिएगा, सी डिफेंडर 2024 किसके बीच हुआ? तो भारतीय तटरक्षक बल और अमेरिकी तटरक्षक बल के बीच। ठीक है। यह संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर किया गया। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, कहां पे किया गया? पोर्ट ब्लेयर के तट पर इसका आयोजन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। वर्तमान में महानिदेशक कौन है इसके? तो राकेश पाल वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहां किया गया? इंपॉर्टेंट है। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना
का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। कहां पे किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। 12 मार्च को हुए भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो है सीडीएस कौन है भारत के? तो अनिल चौहान है। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में कौन नया सदस्य बना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनामा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। पनामा जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 57वां सदस्य देश बन गया है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। बात करें हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से। ठीक है, वर्तमान में 116 देश इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। ध्यान रखिए, 116 देश हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन सदस्य कितने हैं इसमें जो पूर्ण रूप से सदस्य हैं? तो 97 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री, 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2006 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है और 2023 में पद्म भूषण। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आप सभी को पता है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 250, जिसमें से आपका जो है 12 सदस्य जो है कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा की बात करें तो ये कैसा सदन है? आपका उच्च सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है। और कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत आज से 115 साल पहले अमेरिका में हुई थी। 1908 में अमेरिका में महिलाओं ने अपने हक के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। 2024 का अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का अभियान इंस्पायर इंक्लूजन पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है। और इस साल की थीम क्या है? तो महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना इस साल का क्या है? आपका थीम है। ठीक है, भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया है। द्वारिका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 29 किलोमीटर है, जिसमें 18.8 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है, 18.9 किलोमीटर, और जबकि शेष जो है आपका 10.1 किलोमीटर दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, इसके निर्माण से NH-48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक से निजात मिलेगी। द्वारिका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल शहरी एक्सप्रेस है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एकेडमी अवार्ड्स 2024 यानी ऑस्कर्स में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलियन मर्फी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है आपके किलियन मर्फी। व्याख्या देखते हैं। एकेडमी अवार्ड 2024 ध्यान रखिएगा आपका किस नंबर का था? यह आपका 96 नंबर का है। ये की घोषणा कर दी गई है। लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? लॉस एंजल्स में। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ओपेनहाइमर, ध्यान रखिएगा ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो आपका क्रिस्टोफर नोलन ने इस अवार्ड शो में अपना जलवा बिखेरते हुए 7 अवार्ड अपने नाम किए। ओपेनहाइमर ने 7 अवार्ड जो है अपने नाम किए हैं। फिल्म ओपेनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो किलियन मर्फी को। बारहवीं को ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। बारहवीं को जो है जो मूवी थी उसकी उसे कौन सा अवार्ड मिला है? तो ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए जो है बिली एलिस और फिनिश को अवार्ड यह मिला है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताऊंगा। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेक रिपब्लिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वें मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन 27 साल बाद भारत में किया गया। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है अब की बार इसका आयोजन कहाँ की पर किया गया? तो भारत में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिचकोवा 71वें मिस वर्ल्ड की विजेता बनी। इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ की है? तो चेक रिपब्लिक की। इस पेजेंट में 120 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसमें फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनर सिनी शेट्टी ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह उनका दूसरा कार्यकाल है, दूसरी बार बने हैं। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा ने इन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। आसिफ अली पाकिस्तान की पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की क्या है? पति है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो। शहबाज शरीफ हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के तहत सेला सुरंग का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, उस सुरंग का नाम क्या है? सेला सुरंग, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, दुनिया की सबसे लंबी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेला सुरंग उसका नाम है। यह सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। यह जो है इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट किससे जोड़ती है? तो तेजपुर को तवांग से यह जोड़ती है। सेला सुरंग का निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। BRO की बात करें, इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीता अंबानी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वें मिस वर्ल्ड फिनाले में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
नीता को ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। इस बार मिस वर्ल्ड फिनाले का आयोजन भारत में किया गया। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। कहां पे? साबरमती में। साथ ही उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने कहा 12 मार्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बापू ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है ये। कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। ये हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चर्चा में है तो पूछा जा सकता है हिस्ट्री से रिलेट करके, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नायाब सैनी बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सैनी को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कौन बने? तो नायाब सैनी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस राजीव। एस राजीव, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहां पे? तो सेशेल्स में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें जो है आईएनएस तीर शामिल हुआ था। इस अभ्यास में 16 देशों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना 2019 से इस अभ्यास में भाग ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। गौरतलब है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अपना 134वां स्थापना दिवस मना रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल गणना के केंद्र माने जाने वाले उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाई गई विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस वैदिक घड़ी की स्थापना जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के भीतर 85 फुट के टावर पर स्थापित की गई है। इस घड़ी की आधारशिला 6 नवंबर 2022 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल 1 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 6 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा आधिकारिक तौर पर नामित किया गया था। नेक्स्ट है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहां पे? तो गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धुलेरा गुजरात में की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कहां पे? धुलेरा गुजरात। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ काम करेगा। कहां पे इसकी स्थापना की जाएगी? तो धुलेरा गुजरात में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 150 करोड़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठन को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो भारत में। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। यह बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा जैसे 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए सामान्य प्लेटफॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपका 7 कैट शामिल है। ये कैट की प्रजाति है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के लिए। ठीक है, ये क्या है? आपका एक अलायंस है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। ये है आपकी सुमन कुमारी। ठीक है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ये किस राज्य की है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाली है। ठीक है, वह साल 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मिलानो क्लैमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मिलानो क्लैमिस द्रौपदी क्या है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक समुद्री प्रजाति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड शील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति का नाम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलानो क्लैमिस जीनस से संबंधित इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल तट के दीघा और उड़ीसा तट के उदयपुर से की गई। हेडशील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति है जो दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती है। इसका नाम मिलानो क्लैमिस द्रौपदी रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर हम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टग का उद्घाटन किसने किया? ओशन ग्रेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सर्बानंद सोनेवाल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री, ये मंत्रालय भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कौन से मंत्री क्या है? ठीक है, कौन सा? देखिए, केंद्रीय पत्तन और परिवहन जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनेवाल है। इन्होंने हाल ही में ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। ओशन ग्रेस मेड इन इंडिया ASTDS टग बड़े जहाजों को खींचने वाली छोटी नाव जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका विकास ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है,
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो इसका शुभारंभ आपका नई दिल्ली में किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रालय जरूर ध्यान रखिएगा सबका, ठीक है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में एम्स के एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों का एक साथ उपयोग करके रोगियों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। ये केंद्र विभिन्न एम्स स्थानों जैसे एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर और एम्स ऋषिकेश में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास हाल ही में विशाखापत्तनम के तट पर भारत और मलेशियाई नौसेना के बीच आयोजित किया गया। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। और ये कैसा अभ्यास है? तो नौसेना अभ्यास है। यह भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास का तीसरा संस्करण है ये, ठीक है। तीसरा संस्करण था अब की बार। अगला प्रश्न है ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएनईपी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट केन्या के नैरोबी में यूएनईपी मुख्यालय में छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान लॉन्च किया गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और जो है ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल की प्रमुख रिपोर्ट है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय नैरोबी में है, ठीक है। नेक्स्ट है अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना ये आपका रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीति रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा डेफ कनेक्ट कहाँ पे हुआ? ये आपका जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। इस योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए इस योजना के तहत 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिसार हरियाणा में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूप टावर फ्लोटिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। और केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट है एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में बसंतपुर सुन्नी के निकट सतलज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं।
और ये जो है जो आपका ये रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे हुआ, तो आपका शिमला में बसंतपुर के निकट। ठीक है, किस नदी पर, तो आपका सतलज नदी पर। इस चैंपियन में आपका नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इराक, ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ली। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। अभी आया था प्रश्न, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ जो है 24वें प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, पाकिस्तान के। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये, रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। रीसा को जीआई टैग मिला है, तो ये आपका क्या है, आदिवासी पोशाक है, ये आपका रीसा है। और जो है किस राज्य का है ये, तो आपका त्रिपुरा को मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे रीसा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उनके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था, कमेंट जरूर करिएगा। वहीं कटक उड़ीसा की बात करें हम, तो वहाँ उड़ीसा की जो है आपका कटक का प्रसिद्ध चांदी तारकासी के लिए जीआई टैग किसे प्रदान किया गया, तो कटक को प्रदान किया गया है, यानी उड़ीसा को। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया, कहाँ पे है, कोलकाता में। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। नदी भी ध्यान रखिएगा, किस नदी पर है ये, तो आपका हुगली नदी पर है। यह अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। कोलकाता मेट्रो के इस फेज से शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन सा है, तो आपका हावड़ा है। ठीक है, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। कोलकाता किस नदी किनारे है, तो हुगली नदी किनारे। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, अब की बार पूछा गया था ये प्रश्न। अगला है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमीरपुर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया, कहां पे, आपका हमीरपुर। हमीरपुर कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। अनुराग ठाकुर कौन से मंत्री हैं, तो खेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल द्वारा स्थापित भारत की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण किसने किया है, तो आपका जो है गेल ने। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं। इस प्लांट को मध्य प्रदेश के विजयपुर, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस प्लांट को मध्य प्रदेश में विजयपुर एलपीजी प्लांट में स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशनों का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये समझौता गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड के साथ किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। खावड़ा सोलर पार्क में प्रस्तावित 600 मेगावाट की सौर परियोजना अभी तक की एनएलसी आईएल द्वारा विकसित सबसे बड़ी सौर परियोजना होगी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान किया, ये इंपॉर्टेंट है।
किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और एनटीपीसी के सहयोग से 8,624 करोड़ रुपए की लागत से अनपरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है। मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका योगी आदित्यनाथ। इनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है ये विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। ये आपका जो है झारखंड सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंपाई सोरेन है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए का क्या जो है अनुदान दिया जाए, यानी 2 लाख रुपए दिया जाएगा। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ठीक है, बजट में था झारखंड के, ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका शाहबाज नदीम ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया, जो एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। ध्यान रखिएगा, संचार और रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन किया है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे 2015 होगा, ठीक है, गलती से 2025 लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने 2022 की शुरुआती से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। चौथी बार है, ये ध्यान रखिएगा। मिस्र ने अपनी मुद्रा में 35% से अधिक का अवमूल्यन किया है। मिस्र की बात करें तो इसकी राजधानी काहिरा है। मुद्रा क्या है? पाउंड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईएससी बेंगलोर के साथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके तहत स्केलेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म और मल्टी मॉडल एनालिटिक्स पर फोकस किया जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में जो है प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई ने दूसरा, राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता है। युवा संसद के फाइनल के 87 राज्य स्तरीय विजेता नई दिल्ली में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मिनिकॉय द्वीप पर भारतीय नौसेना ने जो है अपना नया बेस स्थापित किया है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस
आईएनएस जटायु स्थापित किया? ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। इसका नाम क्या है? आईएनएस जटायु। इससे पहले नौसेना ने लक्षद्वीप के कावरत्ती में आईएनएस दीप रक्षक की स्थापना की थी। ये भी आपका कहाँ पे है? कावरत्ती में है। नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार लक्षद्वीप में दूसरे नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया। नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल कौन है? तो आपका आर हरिकुमार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया है? किसके सहयोग से जो है नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो मेटा के सहयोग से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने मेटा के सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य युवाओं में नवाचार करने के लिए सशक्त बनाना है। अभी तक एआईएम ने भारत के 722 जिले में स्कूलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं। पहला, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। ध्यान के भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसके तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी पीएमबीआई के बीच एक समझौता भी हुआ है। साथ ही उन्होंने इससे जुड़ी वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। अगला है, एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरियन प्रो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चित्र यहाँ पे गलत लिखा है, या पिछले प्रश्न का था चित्र, ठीक है। देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने कैश मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो प्लस के लाइसेंस और ऑपरेशन के लिए ओरियन प्रो सॉल्यूशन के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लगभग 100 करोड़ रुपए की इस डील में लाइसेंस और 6 वर्षों तक का रखरखाव शामिल है। ओरियन प्रो का आई कैश प्रो प्लस एडवांस क्लाउड तकनीकी और माइक्रो सेवाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमिनिकन गणराज्य के साथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 जनवरी को जेईटीसीको की स्थापना के लिए उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। डोमिनिकन गणराज्य जो है आपका क्या है? कैरेबियन राष्ट्र है। अगला है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें भारत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार का 9.8% आयात किया। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान,
जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन शामिल हैं। यानी कि भारत पहले नंबर पर इसमें। सिपरी में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। सिपरी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।